For today's talk, we have Lalit Vikamshi sir. A very warm welcome, sir. Thank you. To briefly introduce him, he is a founder member of Alexander Community Center and Nagpur's first makerspace. A TEDx speaker, has exhibited his artwork in many parts of the world and has numerous international art projects with credit. Well, आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इनको जाने एंड आर्ट एंड डिजाइन से जुड़ी हुई इनकी थॉट एंड इंस्पिरेशन को समझे. So, sir, I would like to ask you, just tell us something about your evolving years, your childhood, youth, जगह जहाँ पे आप पले बढ़े, the ones which gave you inspiration, the ones which were your role models probably back then. Okay. Uh, I am brought up here in Nagpur और स्कूलिंग नहीं यहीं पर नागपुर में हुई. और उस वजह से ये हुआ कि उनको सबको देखना, उनका काम देखना, उनके काम को जानना और उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग चेंजेस होते रहे और देखने को मिला, सीखने को मिला अलग अलग चीज़ें. स्कूल मेरी एक परांज पे नाम की थी. उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ऐसे कि एक बार रज़ा साहब नागपुर आए थे और हम लोग उसके पहले ही एक दिन स्कूल में बहुत पेंटिंग वेंटिंग किया, कपड़े वपड़े ख़राब हो गए और बाद में दूसरे दिन स्कूल गए तो हमको प्रिंसिपल ने बहुत डांटा वाटा कि अरे तुम यूनिफॉर्म तुम्हारा बराबर नहीं है, तुम बिल्कुल दिखना मत, हम लोगों को पीछे खड़े रहना. हम लोग हो गए पीछे खड़े. बाद में ऐसे हुआ कि जब रज़ा साहब आए फिर उन्होंने कुछ पेंटिंग वेंटिंग देखे तो हमें ही बुलाया गया एकदम सामने, सबके सामने और फिर उनके साथ. तो मुझे वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग समझ में आया कि आप जो करते हो काम वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आप कैसे दिखते हो, कैसे रहते हो, ये सब थोड़ा सा बाद में आता है. बट आप क्या करते हो, हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, हाउ यू डू थिंग्स, उसके वजह से आपको लोग जानते हैं, समझने शुरू होते हैं एंड पीपल फाइंड यू इफ़ योर वर्क इज़ गुड. और उसके बाद मैं खामगांव जैसे एक छोटी सी जगह में पढ़ने के लिए गया. बेसिकली मेरा एडमिशन हुआ था बॉम्बे में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में. और पर जैसे अभी का ये कोरोना टाइम चल रहा है वैसे उस वक्त में एक बहुत बड़ा बाढ़ सब आ गया था बॉम्बे में और मैं एकदम छाती तक पानी में चल के गया. मैं बोला ऐसे जगह पढ़ने में क्या मतलब है जहाँ पे आपको डेली इधर से उधर जाने की ही चिंता पड़ी और आप काम कब करोगे, यानी क्योंकि 4 घंटा आप ट्रैवल करोगे दिन के और सिर्फ 6 घंटा काम करोगे. उससे अच्छा ऐसे कई जगह पढ़ते हैं जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम आप काम कर पाओ. खामगांव में जो जगह उन्होंने शुरू किया, बोला कि ये अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल और कॉलेज एक ही जगह पे. सो आई गो देयर, आई शुड लर्न देयर. और नया है तो बाद में मुझे ये भी जब मैं काफ़ी और लोगों से मिला तो मुझे ये समझ में आया कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है आपका कि आप जब नए कॉलेज में जाते हो तो यू हैव योर ओन वेज टू मेक इट. नहीं तो होता ही है कि आप कभी जे स्कूल ऑफ आर्ट चले गए या कहीं और चले गए तो उनके एक सेट तरीके हैं, सेट तरीके हैं. चालू है तो मला दिसतो पण. ओके. सो उनके सेट तरीके होते हैं हर कॉलेज के और उसके वजह से क्या होता है कि आपको एक
सेम तरीके से उसी पैटर्न में आपको सीखना समझना पड़ता है. सो आई चूज कि मैं ऐसे कहीं जगह जाऊं कि जहाँ पे सब कुछ नए से हो और उसमें मुझे अपने आप को ढूंढने में मदद हो जाए. सो आई एबल टू फाइंड इट कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है. ऐसे सारा एक प्रोसेस में मैंने चूज किया था. और उसमें क्या हुआ, और उसमें वहाँ पर बहुत सारे दुनिया भर से लोग आए पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए. और उसकी वजह से और भी समझ में आया कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ को चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. लोग, दुनिया भर के लोग क्या क्या बताते हैं, कैसे उस बारे में ख्याल रखते हैं, वो सारा. तो मेजरली जो डिसीजन मैंने लिया कि मैं एक बड़ी सिटी से छोटी सिटी में जाता हूँ, पढ़ता हूँ. सो आई कैन वर्क 18 आवर्स अ डे. स्टोन कार्विंग किया हमने, मेटल कास्टिंग किया हमने, ऐसा सब कुछ किया जो कि करते. हमने फिल्म्स भी बनाई वहाँ पे, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स वहाँ पे हम बैठ के बनाते थे टीचर्स के साथ मिलके, क्योंकि एवरीबडी इज लिविंग देयर इन द कैंपस. तो टोटल वही बदल गया, आपका एक्सपीरियंस लेने के तरीके और समझने के तरीके. उसके बाद भी मैंने मास्टर्स किया, नागपुर से किया वो पेंटिंग में. मेरा ग्रेजुएशन हुआ स्कल्पचर में, बट मास्टर्स किया मैंने पेंटिंग से. सो दो चीज़ों में मेरी पढ़ाई हुई इनिशियली. और क्या बताऊं तुमको मैं. शायद आपकी आपकी बर्थ प्लेस के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहे, आपके मॉम डैड के बारे में कुछ अगर. ओके, मेरी बर्थ है नागपुर. मेरा जन्म तो मेरे घर में ही हुआ था, रामनगर में. सो घर में ही मैं पैदा हो गया, डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. माय फादर स्कल्पटर है नागपुर के रिनोन. जितने भी आप नागपुर में स्टैचूज देखोगे सेंट्रल एवेन्यू रोड और उस एरिया में पूरा, तो बचपन से हम मैं स्टैचू के बीच में रहा हूँ. अभी भी आप मेरे बैकग्राउंड में देखोगे तो वैसे ही सब कुछ है, स्टैचूज और समथिंग. सो हम लोग एक जो बोलते हैं ना कि आपके बैकग्राउंड का बहुत फ़र्क पड़ता है, वो मेरे शायद मेरे जहन में आया कि मैं चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगा, समझने लगा, और उसका बहुत ही फ़ायदा हुआ. यस. Okay, so basically, if we look at the type of audience that we have, it's very interesting to know that we have a diverse range of audience, like architects, civil engineers. I can even see lawyers in the making and planners. So probably they have all of this questions. बट शायद एक चीज सब चीजों में जुड़ी हुई है, दैट इज आर्ट या कला. उनका probably choice of life. So we would very much like to know about your thoughts on art and design. ओके. मैं आर्ट एंड डिज़ाइन को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ, दोनों को. बहुत बार क्या होता है कि आर्ट इज़ फॉर द काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. मैं अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आर्ट करता हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन, वी डिज़ाइन यानी कंपोज करते हैं हम किसी चीज़ को, कुछ एलिमेंट्स को लेके, एंड वी डिज़ाइन सम टू सॉल्व समथिंग. इट्स मोर ऑफ आर्ट. हम उसको सुंदरता की तरफ लेके जाते हैं, हम उसको एस्थेटिकली चीज़ों को अच्छा करते हैं. ठीक है, हम उसमें लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं, हम अपनी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं. दुनिया को विजुअली हम थोड़ा सुंदर बनाते हैं. डिज़ाइन में भी हम यही सब कुछ करते हैं, बट वी सॉल्व समथिंग फ्रॉम द कंपोजिंग सम एलिमेंट्स. अब वो बिल्डिंग हो सकती है, वो आपका कोई एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, कोई पोस्टर हो सकता है, ऐसा कुछ. Okay. तो मैं इस तरीके से देखता हूँ आर्ट एंड डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन को. या Okay.
जैसे आपने बात कही, सो एग्जैक्टली सिमिलर टर्म्स आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड बेसिकली आर्टिस्ट का काम ज्यादातर शायद इंडिविजुअलिस्टिक होता है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, बट वेयर एज एन एजुकेटर का रोल इज देयर मोर फॉर द सोसाइटी। एंड आपका जो काम है, सो आपने दोनों ही काम बखूबी रूप से निभाते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, बट एंड विच इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो प्लीज आप आपकी इस जर्नी एज एन आर्टिस्ट, एज ए मेकर एंड एज एन एजुकेटर ऑल्सो, इसके बारे में थोड़ा कुछ आप बताएं। ओके, बेसिकली ये एजुकेटर वाली मेरी जो जर्नी शुरू हुई है वो मुझे लगता है कि मेरे कॉलेज से ही शुरू हुई है। सो इट्स वेरी इंटरलिंक्ड, क्योंकि हम ऐसे एक नए स्कूल में पढ़ रहे थे जहाँ पे चीज़ों की कमी थी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, हर चीज़ की कमी थी। टीचर अपना बेस्ट दे रहे थे क्योंकि वो उन्होंने शुरू किया था, दे वांट टू गिव, तो उसमें जो बेस था वो बहुत अच्छा होते गया। बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसके वजह से हमें इनोवेशन बढ़ गया। और मेरा जो पास्ट था, यानी कि फादर की वजह से जो मुझे मिला था, जो आर्टिस्ट आ रहे थे, जो जो नए नए तरीके के लोगों को मैं मिल रहा था, और वो जो आर्टिस्ट सिर्फ आर्ट वाले नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी वाले भी थे, वो म्यूज़िक वाले भी थे, ऐसे सारे का मिक्स था। तो उसमें इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब मुझे कहीं कमियां लगी ना, तो वो मैंने याद रखी कि भाई ये मैं जब कुछ मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये कुछ चीज़ें चेंज करने की, तो मैं ये करूँगा चेंज। सो आई ऑलवेज बिन थिंकिंग कि ओके, ये ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ाते तो शायद मुझे अच्छे से समझ में आता, ये ऐसा करते तो मुझे अच्छा होता। सो जब मेरा समय आया, जब मैंने सोचा कि मैंने कुछ एजुकेशन में करना चाहिए, तो मेरे पास एक सेट वो था कि ओके, दिस हैज़ टू बी लाइक दिस, मैंने इस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। मैं यदि मैं फाइन आर्ट्स का स्कल्पचर पढ़ रहा हूँ तो मुझे पेंटिंग का भी पता होना चाहिए, मुझे कमर्शियल आर्ट का भी पता होना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन भी पता होना चाहिए, देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैप हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ गया है कि हम जिसको आर्ट पढ़ाते उसको टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाते, उसको इंजीनियरिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते, कुछ भी नहीं पढ़ाते। और जिसको इधर इंजीनियरिंग पढ़ाते उसको आर्ट के बारे में, उसको एस्थेटिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते। सो देयर इज नॉट अ सिंगल कोर्स इन इंडिया विच टीच बोथ, और समवॉट थोड़ा थोड़ा तो सिखाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो जब मैं पढ़ के आया, मास्टर्स हो गया, एंड देन आफ्टर सम इयर्स वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ स्कूल। सो नागपुर में एक स्कूल है, सेंट्रल इंडिया स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, दैट इज कॉल्ड सिस्फा। सो वो हमने शुरू की थी। एंड वॉट एवर आई थॉट कि एजुकेशन प्रोसेस में गड़बड़ है, या मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को मैंने उसमें लाने की कोशिश की। तो बहुत छोटे छोटे कि हम डिज़ाइन को कैसे पढ़ाते हैं, तो एक टीचर आता है, वो आपको सेट ऑफ रूल्स, कंपोजिशन के रूल्स बता देता है, एंड बस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने एक बार जैसे ही रूल्स पढ़ लेते हो तो यू ऑलवेज स्टिक टू दैट रूल्स, यू डजंट गो आउट ऑफ इट। बट हम लोग ऐसा नहीं पढ़ाते थे, हम लोग पढ़ाते थे कि ओके, आप 50 डिज़ाइन करके लाओ, फिर वो 50 डिज़ाइन करके लाए, उसमें से क्यों कौन सा अच्छा लग रहा है, उसमें से हम अपने प्रिंसिपल्स बनाते थे। सो पहले हम क्या करते हैं, नहीं तो हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पढ़ा देते हैं कि भाई ये होता है, ये करने से ये अच्छी चीज़ें दिखती है। पर फिर हम क्या करते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते, हमको लगता है कि बस ऐसे ऐसे कर दिया तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है। बट ये जो सारा डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स है वो हमारे दिमाग में है, ऑलरेडी हमारे माइंड में है, बट हमको उसको समझना पड़ता है। सो इंट्यूटिवली हम लोग हमारे एजुकेशन प्रोसेस में या बड़े होने के प्रोसेस में हम इन सारी चीज़ों को समझते ही है, हमारे अंदर होता ही है, बट हम उसको डिफाइन नहीं कर चुके होते। सो इन दैट प्रोसेस कि हमने ऐसे चेंज किया कि आप पहले 50 बार बनाने के बाद There's a network issue. Please bear with us for a few moments.
यस, तो आई एम बैक। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि हाउ थिंग्स, हम लोगों क्या क्या होता है और मैंने क्या किया पूरे ओवरऑल मेरे एजुकेशन के पार्ट, और जब मेरा टीचिंग वाला पार्ट शुरू हुआ तब। तो मुझे जो जो मुझे लग रहा था कि गड़बड़े हो रही है और वो सब, तो वो पहले मैंने कोशिश किया कि मैं उनको ठीक करूं और डिजाइन के पढ़ाने वाले पार्ट को चेंज करूं। और वो चेंज करते करते और ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हमने चेंज किया। मेटल कास्टिंग है तो हम लोग मैक्सिममली फिर फाइनल ईयर और बच्चों के लिए ऐसा सिलेबस डिजाइन किया हमने, क्योंकि हम लोग जो सिलेबस चला रहे थे वो हम लोग चला रहे थे पर एक अराउंड 40 साल पहले बना हुआ। सो व्हेन वी स्टार्ट और चीजों को समझने और प्लान करें कि हम कैसे चीजों को कर सकते हैं, तो हमने सिलेबस पूरा 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 नया डिजाइन चेंज किया। और हर चीज में ऐसा चेंज किया। मैं सिर्फ डिजाइन के मैं बारे में जैसे आपको उदाहरण दिया, पर ऐसे हमने हर चीज में चेंज किया। सो यानी मैं जैसे आपको पहले भी बोला था कि पेंटिंग, स्कल्पचर और ये इंटरलिंक्ड जो आर्ट का होना चाहिए या इंजीनियरिंग की स्टडी होनी चाहिए, वो हमने करने की कोशिश शुरू किया। दूसरा ये होता है कि आप बड़ी सिटीज में जब रहते हो तो आपके लिए पूरी दुनिया देखने को मिलता है। आपको आप एग्जीबिशंस देख पाते हो, आप दुनिया में क्या चल रहा है वो देख पाते हो। और आप जब छोटी सिटी में होते हो तो आपके ऊपर थोड़ा सा एक काइंड ऑफ वो आता है कि आपको दिखने में नहीं मिलता। तो हमने उसके लिए भी ऐसा शुरू किया कि आप जहां पर भी जाओ आप सारे स्टूडेंट्स को लेके जाओ, उनके बसेस से उनको भेजते थे और ऐसा सब कुछ भी किया। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जब कॉलेज ये शुरू करता है कि भाई सबको ले जाओ, सबको इंटर लिंक कर दो, सबको ऐसा कुछ पढ़ाई के लिए दो या ऐसा कुछ देखने के लिए दो जो वो जनरली खुद ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि हमने और उसमें भी कुछ समझ में है कि ओके देयर इज मोर टू डू इन इट। और उसके बाद में जब हम कॉलेज से बाहर आ गए तो हमने एक दूसरी चीज शुरू की, दैट इज कॉल्ड अलग एंगल। तो अलग एंगल इज अ काइंड ऑफ स्टूडियो स्पेस जहाँ पे आप सारे लोग आके, सारे उम्र के लोग आके आप कुछ नया बना पाओ, कुछ आप कर पाओ, सारे काइंड के आर्ट वर्क एंड एवरीथिंग, तो उसमें आप कर पाए। हाँ, लेकर फिर डाउन नहीं था। यस, तो हमने एक अलग एंगल नाम की एक जगह शुरू की जिसमें हमने सारे ऐसी चीजों की कोशिश की कि जनरली यानी मैं ये बताऊं कि कितने टाइप के म्यूजिक होते हैं तो हमको पता नहीं है, सारे लोगों को नहीं पता है। हमारे स्कूलों में से कोई ऐसा एजुकेशन नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। और हमारे बिल्कुल भी नहीं पता होता है कितने तरह की पेंटिंग हो सकते हैं, कितने तरह के स्कल्पचर्स सकते हैं। और ये सारा कुछ ऐसा हो जहाँ पे बिना सेंस ऑफ इसमें हम चीज़ों को सीख पाए, समझ पाए, कर पाए। और
अलग एंगल एक ऐसी स्पेस बन गई है आने वाले तो सारे लोग आते हैं, लाइक फ्रॉम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, एवरीबॉडी, एवरीथिंग सो इंटरडिपेंडेंट ऑफ द। हमने बहुत क्या किया, हमको ये करता है, हमको ये करके देखना है। तो इन सारी चीज़ों में मुझे ये समझ में आया कि बिकॉज हमने ऐसी फैसिलिटीज़ खड़ी करते रहनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि हम जब खुद बड़े होते हैं तो हमको इन सारी चीज़ों की मुश्किलात आती है कि मुझे कुछ करना है और करने के लिए फिर मैं कहाँ जाऊँ। आज मुझे कोई एक नया आइडिया आया है एक चेयर बनाने का, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो कोई हमारे पास जाए, यदि मुझे एक बड़ा सा ट्रेनिंग हम कहाँ जाए। तो अलग एंगल एक ऐसी इनडायरेक्टली जगह सभी के लिए वो इतनी बड़ी टू टाइप्स ऑफ एवरीथिंग। तो मुझे ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो मैं वो दिया कि हाउ इज इन्वॉल्व, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ी। हमने जो भी चीज़ मुझे लगता है कि मैं बनाने की कोशिश की, वो काम करते समय इसके समय जो कमी है तो हमें वो बनाने। सर आपका जो मैंने आपका काम देखा है, सो आई कुड सी राइट फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन अप टू बिल्ड स्पेस डिजाइन, जैसे कि स्लिम हाउस का जो डिजाइन है। सो आपका एग्जैक्टली इंटरेस्ट फिर कौन से स्केल्स में काम करने का या फिर किस तरह का काम करने का इसमें सबसे ज्यादा है? ओके, ऐसे बताना बहुत मुश्किल है कि लगता है बहुत कुछ अच्छा लगता है। और एक्चुअली मुझे लगता है तुम भी हो या बाकी जो लोग आज सुन भी रहे हैं, तो मैंने हर बार ये किया कि इसको मैं अपने लिए रास्ते खोज लेता हूँ, फाइंड ways to do what I really like to do। तो जैसे स्लीम हाउस हुआ या मेका गड्ढा हुआ, तो ये हमने मिल के अलग अलग वक्त पे लगा था कि ओके इसकी कमी है, चलो बना। तो आई विल नॉट गो ड्राइव अ BMW, but or if I was in Bombay, I would 2,000 square foot, uh, but I am right now living in 4,000 square foot area। तो मेरे पास पेड़ है, झाड़ है, वर्किंग सब वर्किंग एरिया है। बिकॉज आई ऑलवेज फाइंड कि जो मुझे लगता है वो मैं कर लूँ, और मैं जब अपने लिए करूँ तो मैं उन दूसरों को अवेलेबल करवा दूँ। तो स्केल ऐसा मैं अपने कामों के बारे में नहीं बता सकता हूँ, बट जब जब नीड, तो जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे कि अरे सर अपने को ये बनाना है और अपने को ऐसा कुछ करना है, ओके चलो ट्राई करते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कोई इंटरेस्टिंग आर्ट प्रोजेक्ट लिया, उससे थोड़े पैसे आ गए, उस पैसों को हमने इन चीज़ों को बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए, कभी मशीन खरीदने के लिए, कभी वुड खरीदने के लिए, हमने वो उस आए हुए पैसे को हमने खर्चा किया। हमने बेसिकली आपको जब कोई चीज़ ड्राइव करती है, आपको कुछ करना होता है, so you minimize the your expenditure, ठीक है, बाकी चीजों में, and you buy things which is really wanted to make। नहीं तो बहुत बार हमारे ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं who earns lakhs rupees of month every month, but अरे सर ये नहीं कर सकता हूँ सर, वो रहा हूँ। so they always कि ऐसा जगह नहीं है मेरे यहाँ पे, वो नहीं है, ये नहीं है। तो दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड थिंग्स कि उसमें थोड़े से कुछ कमी के बारे में बात करते रहेंगे, बट दे डजंट बाय इट। तो हमने हर बार मेरे फैमिली में और मेरे आजू बाजू में जितने लोग हैं, उनको सबको ये थोड़ा मेकर कल्चर के बारे में
knowledge आ गया है, so everybody buy things which are very very essential. अनदर हमने अपने टूल्स को बढ़ाया, हमने अपनी जगह को बढ़ाया, हमने अपने फैसिलिटीज को बढ़ाया कि यदि मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो लोगों को भी आ रहा हूँ, सो वी शुड बाय दिस, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो ऐसे करते करते वो हो गया. और कभी स्केल के बारे में सोचा ही नहीं कि हम किस स्केल में काम कर रहे हैं, कि जरूरत पड़ने पे बहुत छोटी से भी काम कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पे बहुत बड़ा भी काम कर लेते हैं. हमने पहले मेकर्स अड्डा बनाया, फिर हमने स्लीम हाउस बनाया, और इन सब के पहले मैंने एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया था, अराउंड 30 फीट का, सीटिंग ज्ञानेश्वर महाराज का स्टैचू. जब मैं अर्ली जस्ट कॉलेज पास आउट होके आया था, तभी मेरा करियर की शुरुआत ही एक बड़े स्टैचू, बड़े प्रोजेक्ट से हुई थी. एंड देन वो कॉलेज का. तो स्केल के बारे में मेरा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत छोटे भी कभी कभी काम कर लेता हूँ. ओके सर, लाइक फॉर एग्जांपल जो हम प्रोफेशन परस्यू करते हैं, सो कोई अगर सीए है फॉर एग्जांपल, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई आर्किटेक्ट है, सो वी हैव अ सर्टेन डाइवर्जेंस ऑफ अ हॉबी कि हम शायद थोड़ा सा रीड कर लेंगे, थोड़ा ट्रैवल कर लेंगे, या फिर फोटोग्राफी कर लेंगे. तो इस तरह से आपकी कोई ऑफ रूट्स है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल, डू यू हैव सम अदर हॉबीज बिसाइड्स प्रैक्टिसिंग दिस? बिल्कुल 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 है. पर मैंने एक बहुत पहले से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि वॉट एवर आई लाइक, उसको मैंने अपने प्रोफेशन में यहाँ वहाँ जोड़ते रहा हर बार. ओके. ठीक है, आर्किटेक्चर पसंद था तो मैंने बिल्डिंग बनाना. फोटोग्राफी पसंद है तो मैं बहुत टाइप की फोटोग्राफी करता हूँ. आई एम वर्किंग इन अ काइंड ऑफ, तो मैं खुद मॉडल भी बन जाता हूँ, भी बन जाता हूँ. म्यूजिक, सो माई और मैंने जब फोटोग्राफी उसमें से पेंटिंग्स भी बनाए, उसको लेके मैंने बहुत सारा काम भी किया. तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब, इंटरेस्टिंग ये पार्ट है कि जब आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको थोड़ा सा प्रोफेशन में उसका एक बिट भी ला लेते हो, तो वो आपको हेल्प करने लग जाता है. तो टेक्नोलॉजी ऑलवेज इंटरेस्टेड मी. तो मैंने बहुत सालों से, मैं लेज़र जब नागपुर में था नहीं, तो हम बाहर से, बॉम्बे से, दिल्ली से लेज़र कट करवाते थे. ठीक है, तो मैं उनको बोलता था कि मैं पहले, मुझे आके मशीन, तो मैं मशीन देख लूँ ना तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ. तो मैंने काफ़ी सारे जो स्कल्पचर्स बनाए, जब नागपुर में कुछ भी नहीं था तो मैं बाहर जाके उनसे पहले मशीन समझता था कि ओके हाउ इट वर्क्स. तो बहुत बार तो ऐसा होता था कि नहीं नहीं सर ये नहीं बन सकता. अरे मैं बोला कि नहीं नहीं, यानी जो रोज मशीन चलाता है ही ऑल्सो डजेंट नो कि ये बन सकता है या नहीं बन सकता है. तो मुझे ही बताना पड़ता था कि देखो ये आपके मशीन पे बन सकता है ये, और ये इस तरीके से बन. और फिर उनके लिए वो ओपन अप हो गए नए फील्ड्स की. ओके हमारे मशीन पे आर्ट वर्क भी कर सकता है, इस ये ऐसे ऐसे डबल डबल जोड़ेंगे तो ये बन सकता है. सो मैंने जब भी कोई मुझे चांस आया, कोई प्रोजेक्ट आया काम करने का, तो मैंने ये सोचा कि मैं क्या नया कर सकता हूँ और मैं उसके लिए क्या नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता हूँ. तो जब मैंने दिल्ली में काम किया, जब मैंने बॉम्बे में काम किया, जब मैंने कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, सो आई ट्राई टू फाइंड थिंग्स कि मैं क्या नया कर सकता हूँ. और एकदम इंटायरली भी नया नहीं करूँ कि जिसकी वजह से मुझे सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन में ही टाइम चले जाए. तो मैंने, मुझे जो आता है वो, बट नया कुछ और. सो चीज़ों को मिक्स करने का हर बार ट्राई किया है कि मैं टेक्नोलॉजी में मिक्स करूँ, मैं अपने जो हॉबीज़ है उनको भी कैसे परसीव करके उसको चेंज करूँ अपने आर्ट प्रोजेक्ट्स में. तो दिस इज द वे आई, मेरे सारे हॉबीज़ भी मेरे मेन करियर के पार्ट बन गए हैं. ओके. ओके सर, आपका मतलब आपने आपके पूरे काम को डिस्क्राइब किया, आपकी हॉबीज को भी डिस्क्राइब किया, सो इट इज अ लॉट फॉर अस टू टेक इट. तो आपका रूटीन क्या है बेसिकली? आप इतने सारे कामों के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस साइमल्टेनियसली? Okay. मेरे लिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ओके. क्योंकि मुझे रोज पता होता है कि मुझे क्या करना है. ओके. रोज वैसे सवेरे 6 बजे उठता हूँ, बट आई डजेंट हैव मूड ऑफ गोइंग टू समवेयर एल्स प्लेस, वर्किंग फॉर समबडी एल्स.
तो आई ऑलवेज वर्क फॉर माई सेल्फ, तो मैं अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड करता हूँ हर दिन के लिए। हाँ, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कि ओके मुझे आज क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ओके व्हाट आई नीड टू एक्सप्लोर टुडे। और कभी कभी कुछ करना भी नहीं होता है, so I watch movies, I just talk only with the people who comes to our space, उनके साथ समय गुजारता हूँ। अ, जब आप किसी और के लिए काम करते हो तो ये सब कुछ बहुत सारा थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आप खुद के लिए काम करते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने काम के बारे में सोचते हैं और उसको उस तरीके से प्लान करते हैं। यस। लास्ट पार्ट थोड़ा सा ब्रेक हो गया, कैन यू जस्ट रिपीट? ओके, मैं बोला कि जब हम अपने अपने लिए काम कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंगली मेरे को अपने डिसीजंस लेने के और टाइम को प्लान करने का फ्रीडम मिल जाता है। राइट राइट। या तो मैं क्योंकि मेरे हॉबीज भी मेरे प्रोफेशन के अंडर है, मुझे जो जो करना था वो मैं करने लगा हूँ रोज के रोज में। तो आई हैव काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ डूइंग थिंग्स। या ओके, टेल अस समथिंग अबाउट योर फॉन्डेस्ट मेमोरी, प्रोबेबली ऑफ अ प्रोजेक्ट और डिजाइन, या तो फिर जस्ट अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन जो आपने किसी दोस्त के साथ किया हो या फैमिली मेंबर के साथ किया हो, बट विच वाज काइंड ऑफ चैलेंज, मतलब जो आपके लिए चैलेंज जैसा क्रिएट हुआ या फिर इंस्पायर किया उस कॉन्वर्सेशन में। सो ऐसी कोई मेमोरीज एक प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई या फिर एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन से जुड़ी हुई? हर बार कुछ नया काम, ऐसे बहुत सारी मेमोरीज है, क्योंकि हर बार कुछ नया करते रहे ना तो बहुत सारी मेमोरीज है। एक जो अभी याद आ रही है वो ऐसी है कि मैंने कुछ साल पहले एक BMW पेंट किया था। ओके। तो मुझे स्पेशली BMW पेंटिंग करने के लिए अहमदाबाद बुलाया था। इट वाज अहमदाबाद इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल था। तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया। मैं लगभग 15 दिन उस कार को पेंट करने में मैंने गुजारे हैं। मुझे वहाँ के लोगों ने बहुत हेल्प किया, मुझे कार के बारे में उन्होंने सिखाया और टाटा की कार क्यों अच्छी है ये भी मुझे बताया और ये कार क्यों अच्छी नहीं वो भी बताया BMW के काम करते हुए। दुनिया भर की कार्स वहाँ पे थी। और बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था और मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उस समय के लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने BMW पेंट की है और उसके बाद वो ऑक्शन हुई है। करने का और मेकिंग का तो पार्ट है ही इम्पोर्टेंट, पर मैंने पेंट की हुई एक कार वो उसके प्राइस से 1 लाख अबाव ऑक्शन हुई। तो मेरे लिए बहुत बड़ी कि मैं एक आर्टिस्ट जो कि अपनी चीज़ों को समझ रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ और नए नए चीज़ों को ढूंढने की। ऐसे आर्टिस्ट पेंट की हुई एक कार उसके फिक्स प्राइस से 8 लाख रुपए में बेची जाती है, यानी इनडायरेक्टली मेरा एक वो आर्ट वर्क था। कार की प्राइस तो थी ही, बट वो क्योंकि हम जनरली जब कार खरीदने जाते हैं तो हम उसको पूछते हैं कि डिस्काउंट कितना है। तो वो आप नैनो खरीदने जाओ या BMW खरीदने जाओ, एवरीबडी आस्क फॉर द कि भाई क्या डिस्काउंट है। बट जब एक आर्ट फेस्ट में और इंटरनेशनल आर्ट फेस्ट में आपकी कार उस आपके पेंटिंग के वजह से प्राइस उसका बढ़ जाता है तो बड़ा प्राउड महसूस होता है, बड़ा मजा आता है चीज़ों को करने और समझने और देखने में। ओके, मैं और एक बात आपको सबको बताना चाह रहा था कि मैं बहुत जगह बदल रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, कि मेरे पास देखिए इतनी सारी स्पेसेस है जाने के लिए एक ही जगह में, एक ही घर में। तो मज़ा आ रहा है मुझे आपको भी इन सारे चीज़ों को दिखाने में और ले जाने में। और आई एम श्योर ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही है। मेरे पास बहुत सारे पंछी आते हैं और ये नागपुर में जगह है, यानी जब मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी ये ऐसी जगह नागपुर में भी है। तो लोगों को बहुत बार विश्वास ही नहीं होता है कि हाँ ऐसी नागपुर में भी है। तो देखिए मेरे पीछे में एक स्टैचू है। ये छोटा स्टैचू है ज्ञानेश्वर महाराज का, जो अभी एक जल्दी ही एक इंस्टॉल होने
यस, सो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से कनेक्टेड ही मुझे कुछ पूछना था कि फॉर एग्जांपल आपका आपका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब पिताजी एक बहुत बड़े स्कल्पटर हैं, तो इस तरह के कुछ फैमिली में भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस रहे होंगे, आपको काफी इंकरेजमेंट भी मिला होगा, तो उससे कुछ जुड़ी आपकी कोई फॉन्डेस्ट मेमोरीज कुछ या कोई एक है? अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि एकदम याद भी नहीं आ रहा है मुझे, बट आई हम्म कैन से कि मैं कभी कोई चीज़ सोची है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, हम्म ठीक है, ये बनानी है, तो मुझे उस आइडिया को करने के लिए मेरे फैमिली से कोई प्रेशर नहीं आया कि नहीं नहीं मत करो या करो, इसमें हम्म अपने को नुकसान हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है। हम्म तो जब फैमिली सपोर्ट करती है ना, तो हम्म आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो यानी बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स होंगे, कभी किसी के एजुकेशन में होंगे, किसी के डॉक्टर होंगे, किसी के इंजीनियर, और आपका शायद आर्किटेक्चर पढ़ रहा होगा या कुछ और कर रहा होगा। बट मुझे लगता है कि हमारे एज अ पेरेंट्स हमने उनको जो वो चाहे वो करने की हमने उनको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे वो कर पाते हैं जो उनको सच में करना होता है, सो दे डू इट मोर बेटर वे, वो उसका खुद हम लोग उसको बोलेंगे जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छे से क्योंकि जब वो उनके मन का होता है, क्योंकि जब आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जब उनके मन का होता है तो वो उसमें पूरी अपनी जान लगा देते हैं। तो इससे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है जब हम पेरेंट्स और अपने चीज़ों को जोड़ के चीज़ों को देखने शुरू। आपने पहले कॉन्वर्जेशन में एक बात हमें नोटिफाई करी थी कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम हमारा काफी ट्रेन कर देता है एक माइंड को। तो आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में आप कोई चेंजेस शायद सुझाव करना चाहेंगे जिससे कि बच्चा एक्सप्लोर कर सके इन द इनिशियल इयर्स इटसेल्फ? सो देयर आर लाइक फ्यू सजेशंस फ्रॉम योर। बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली मुझे काफ़ी सालों से जब भी हमने अलग एंगल भी शुरू किया, मेका अड्डा भी शुरू किया, तो हमको एक बहुत चीज़ लगी कि बच्चों को हैंड्स ऑन चांस ही नहीं मिलता है, क्योंकि हर बार आपको कहा जाता है, अरे ऐसा मत करो, अरे ऐसा मत करो, ये चीज़ खराब हो जाएगी, वो चीज़ खराब हो जाएगी। तो हम बच्चे जब होते हैं तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते चीज़ों को कि भाई अ, ये कैसे होता है, ये क्ले मॉडल कैसे बनाया जाता है, या मुझे कोई पेंटिंग नया टाइप का कुछ करना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता है। तो मुझे जब जब चांस मिला अलग एंगल, सबसे पहले सीसपा में चांस मिला, उसके पहले और भी जो जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे उसमें, फिर सीसपा में, फिर अलग एंगल में, और फिर मेकर्स अड्डा में। तो नागपुर की ये पहली ऐसी मेकर स्पेस हमने बनाई जिसमें सारे एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, वो जो चाहते हैं वो बनाने में हम उनको हेल्प करते हैं। यानी जैसे मैंने बोला ना कि आर्ट वाले को इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती, इंजीनियरिंग वाले को आर्ट वाला एस्थेटिकल नॉलेज नहीं होता, आर्किटेक्चर में सबको लगता है कि हमको सब कुछ आ गया है, पढ़ने में उनको लगता है कि हमको टेक्नोलॉजी भी समझ रही है, हमको आर्ट भी समझ रहा है, पर जब सर से वो बाहर निकलते एजुकेट होके तो प्रॉब्लम समझ में आते हैं, अरे हमको तो ये पता ही नहीं है, हमको तो वो पता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा है और प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यदि हम आर्ट के एजुकेशन की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, या कोई भी एजुकेशन की बात करें तो उससे रिलेटेड जो पार्ट है उनको सबको उसमें इन्वॉल्व करें हम लोग। तो आर्किटेक्चर में थोड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि दुनिया बदल रही है, एवरी टाइम इट इज सो फास्ट। यानी पैंडेमिक में तो हमको काइंड ऑफ ऐसे बदला दिया है कि हम देखिए हम लोग ऑनलाइन पे आ गए, जिसको हम बोलते थे कि नहीं नहीं कॉलेज में पढ़ना है, टीचर पढ़ाएगा और उसको हमको सुनना है, और आज एकदम ड्रास्टिकली हम चेंज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और उसके बारे में आपके पास कोई थॉट्स नहीं है कि भाई हम कैसे उसको करें, हमारे पास उसका ट्रेनिंग भी नहीं है। तो मुझे लगता है एजुकेशन में मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम कितना प्रैक्टिकली चीज़ों को कर पा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट या हमारे बच्चे या ऐसे सारे लोग।
तो हैंड्स ऑन हर चीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगने लगा है। काफ़ी सालों से वो लग भी रहा है, और मैं उसके बारे में अभी दिन ब दिन कंफर्म होते जा रहा हूँ कि नहीं, दिस इज़ द वे वी शुड। इवन आफ्टर पेंडेमिक हमारे हैंड्स ऑन वर्किंग के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास अभी भी। हम ऑनलाइन सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, बट कुछ चीज़ हमको ऑनलाइन जाननी है, हमको पढ़नी है, हमको टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, चीज़ों के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को समझने का तरीका बदलना है। तो ये मेरा थॉट्स है काइंड ऑफ एजुकेशन के ऊपर फिलहाल। एक्चुअली मुझे जस्ट नेक्स्ट चीज यही जाननी थी कि पोस्ट पैंडेमिक आप मेकर का रोल किस तरह से चेंज होता हुआ देखते हैं, और क्या वो चेंज होगा या हमको एडजस्ट करना होगा किसी तरह से? पैंडेमिक के देखो, यानी मैं थोड़ा सा इनिशियली बता रहा हूँ कि क्या हुआ जब पैंडेमिक, और हमने हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एज अर्ली एज पॉसिबल। हमने उसके ऊपर कैसे कदम उठाना शुरू किया। हमारी स्पेस तो लोगों की वजह से चलती है, ठीक है। लोग आते हैं, काम करते हैं, इंटरेस्टिंग। जैसे पैंडेमिक आया, लोग आना बंद तो स्पेस। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के तरफ कैसे देखें। तो हम सालों से इसके तरफ सोच ही रहे थे। थोड़ा सा इको फ्रेंडली हमने कंस्ट्रक्शन करने का शुरू कर दिया था। हमने अपनी जगह में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सोचना शुरू किया था। जैसे 5 का लास्ट वीक शुरू हुआ, और यानी सब जगह लॉकडाउन शुरू होने के पहले ही हमने अपने यहाँ पे पेड़ लगाना शुरू किया। क्योंकि समझ में आ गया था कि क्या हो सकता है। क्योंकि इसमें हम ग्रस्त होते होते हम छोटे से में, या हम थोड़े से निप गए हैं, अभी तक पूरे तो नहीं निकले उसमें से, बट थोड़ा सा ठीक जा रहा है अभी फिलहाल में, ऐसा लग रहा है। बट इसमें हमने क्या करना चाहिए, हमारे पास सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या है, हम किस तरीके से दुनिया को देख रहे थे, वो कंफर्म होते गए मेरे थॉट्स तो, कि मैं कैसे दुनिया को, मैं कैसे चीज़ों को समझ रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मुझे कंफर्म होने लग गई। और हमने कदम उठाया कैसे करना चाहिए। हमने एक पूरे मंथ का एक आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल लिया पूरे अप्रैल में। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ, वी आर एक्चुअली डूइंग आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल। तो दुनिया भर से हमने लोगों को कनेक्ट किया, उनके थॉट्स जाने, और बहुत मज़ा किया। क्योंकि हम उनको क्या करते थे, सवेरे सबको एक एक्सरसाइज देते थे कि आप ये करके रखो, एंड देन उसका कोई एक्सपर्ट या ऐसा कोई आता था, उसके ऊपर बात करता था। देन शाम को हमने म्यूजिक प्रोग्राम किया। सो जैसे आपकी एकदम अचानक से दुनिया स्टॉप हो जाती है, तो मेकर्स अड्डा और अलग एंगल से रिलेटेड लोगों की दुनिया बिल्कुल भी नहीं रुकी। क्योंकि हमने फेस चालू कर दिया, और फेस में सारे लोग एक में से मिल रहे, बातें कर रहे। तो एक जगह शुरू हो गई जहाँ पे ये जो एक बड़ा सा सबके टीवी और न्यूज़पेपर की वजह से एक बड़ा सा जो टेंशन आ गया था दुनिया सारे लोगों के ऊपर, वो हमारे से जुड़े हुए लोगों पे नहीं आया। सो एवरीबडी इज टॉकिंग, शेयरिंग टू थिंग्स। और हमने ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जो कि जनरली हम बाकी कामों में नहीं कर पाते। तो ऐसा एक मज़ेदार लगभग महीना हमने गुजारा। और उसकी वजह से क्या हुआ, पैंडेमिक का प्रेशर भी हमारे ऊपर से चले गया, और लोगों को कुछ नया सीखने और समझने के लिए मिला। ओके, अब हमारी स्पेस कैसे काम कर रही है। सो वी स्टार्टेड विद ऑल सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ हमने अपनी स्पेसेस शुरू की है। पर यू कांट जस्ट गो विथ इट ऑल द टाइम कि भाई हम बस इसको ले लेते हैं, और जैसे कि और वो आज हमें लगता है कि लॉकडाउन का हमारा डिसीजन गलत था। पर आने वाले दिनों में हमको इन सारी चीज़ों से समझना है, सीखना है, और अपने रास्ते खुद खोजने हैं। हम सिर्फ ऑनलाइन पे भी नहीं रह सकते, दुनिया चलनी है चीज़ों। हमारे लिए लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके जीवन के लिए। और सबसे बड़ा है ना, मेरे लिए आई ओपनिंग रहा लॉकडाउन जैसे शुरू होने के बाद जो मजदूरों का जाना आना शुरू हुआ ना,
वो बड़ा, यानी हम पहले से ही लोगों के बारे में थोड़े से सेंसिटिव थे, बट अभी वो सेंसिटिविटी और एक लेवल पे चली गई है क्योंकि हम उनके बारे में कभी सोच ही नहीं रहे थे। तो अब यदि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं अपने साइट पे काम करने वालों के बारे में इतना कभी नहीं सोचता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी वॉल बना के चाहिए, बट वो वॉल बनाना कैसे आसान हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। So I think the pandemic is going to teach us many things, or this is going to change our overall way of looking at the life. Right. Uh, so now, last question. Do you have something to say to the today's generation, the exam generation? Okay, today's generation के लिए uh, मेरा मैं अपने एक्सपीरियंस है, मैं आई एम नॉट हियर टू टीच एनीबडी एनीथिंग, बट मैंने जो किया वो मैं बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ कि मुझे जब कोई चीज़ की कमी लगी तो मुझे ये समझ में आया कि जब यदि वो मुझे कमी लग रही है तो और भी लोगों की उसकी कमी है। तो मैं अपने जो कमी दूर करूँ, वो हो सके तो कोशिश करूँ मैं दूसरों के लिए भी दूर कर दूँ। तो इफ एवरीबडी इफ थिंकिंग ऑन दिस सेम लाइन, तो मुझे लगता है कि वी विल बी गोइंग टू लिव इन अ बेटर वर्ल्ड। क्योंकि जब लोग हमारे यहाँ आते हैं तो बोलते हैं अरे ये दुनिया ही अलग है, क्योंकि हमें जो कमी लगी वो हमने दूर की, इसलिए वो दुनिया अच्छी लग रही है मेरे आजू बाजू की। तो यदि हर जन ऐसा, तो मुझे लगता है दुनिया बहुत ही सुंदर और अच्छी हो जाएगी। दैट इज आई ओनली वांट्स टू से। Okay. So it was a really interesting conversation, and thank you for your encouraging and thought-provoking words. I'm sure audience have enjoyed and they have taken up something from this conversation as well. I would like to thank Ideas Alumni Association and Ideas for developing such a valuable platform. And I'm also thankful to Srushti, my friend, and the team for extending their constant support. And for the audience, I'm sure you would join us for all our subsequent iTalks, having equally brilliant guests and equally interesting conversations. Yes, thank you once again and stay safe. Good night. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you everybody.